जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह, जिसमें 130 क्वेश्चन का आपको इसमें वीडियो देखने को मिलेगा। और यह मंथ जो है मार्च मंथ का है। मार्च मंथ 2024 का महत्वपूर्ण यह वीडियो है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ले आप इस वीडियो को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपके लिए 2 लाइन बोलेंगे, जो मोटिवेशनल लाइन होगा, जो आपके सपनों को एक जान देगा कि वह मंजिलें भी सर झुका देगी। वह मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, जब मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। चलिए इसी मोटिवेशनल के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। जिन लोगों ने पहली बार चैनल को विजिट किया हुआ है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। भारतीय इतिहास और संस्कृति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। किस उभरदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर चित्र रूप चित्र के साथ साथ उनके अशोक का रूप चित्र के साथ साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक का उल्लेख मिलता है? तो किस शिलालेख में भाई? तो कंगन हली शिलालेख में अशोक का चित्र भी और राजा अशोक का नाम आपको देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है शिलालेख में? तो कंगन हली में देखने को मिलता है। कंगन हली में। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन था भाई? तो अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। तो जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मोंगली पुस्तिस को बनाया गया था। मोंगली पुस्तिस को बनाया गया था। लेकिन ठहरिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक से लेकर, है ना, 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चलिए चारों बौद्ध संगति के बारे में हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था दोस्त? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये तो बात स्पष्ट हो चुका है। और शासन काल कौन था भाई? अजात शत्रु था। अजात शत्रु के शासन काल में हो गया। उसके बाद कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। किसके समय उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप महाकश्यप था। ठीक है ना, महाकश्यप। और ध्यान रखेंगे, बुद्ध के जो शिष्य जो थे, बुद्ध के शिष्य आनंद कौन थे भाई? आनंद जो था, आनंद के द्वारा जो है सुक्त पिटक और सुक्त पिटक की रचना किया गया। सुक्त पिटक की रचना कौन किया गया था? आनंद के द्वारा किया गया था। कौन सा पिटक? सुक्त पिटक। इस बात को याद, सुक्त पिटक के रचनाकार कौन किया? तो आनंद ने किया था। बात समझ में आ गया। और उसके बाद उपाली भी थे। उपाली उनके शिष्य से, बुद्ध का शिष्य में आनंद और उपाली। उपाली ने क्या किया था भैया? आपको विनय पिटक का संकलन किया था। विनायक पिटक, यह दोनों लोगों ने, उपाली ने विनायक पिटक और सुख पिटक आनंद ने किया हुआ था। तो स्पष्ट हो चुका है। अब दूसरा बौद्ध संगति की बात करते हैं। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्त? तो दूसरा बौद्ध संगति की बात करते हैं। यह जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 100 साल में हुआ था। कितने साल में? 100 सालों के बाद हुआ था। 100 साल के बाद हुआ था। स्पष्ट हो चुका। किसके शासन काल में? कलाशोक के समय में। कलाशोक के समय में। याद हुआ? कलाशोक के समय। और यह कलाशोक पूछ सकता है किस वंश का था? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, शिशुनाग वंश के हो चुका। शिशुनाग वंश से आपको कलाशोक से दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ भैया किया गया था? तो ये आपको वैशाली में किया गया था। वैशाली में किया गया था। ठीक है। और इसी का नाम है बालूका राम विहार। बालू राम विहार। बालूका राम विहार के नाम से वैशाली को जाना गया। अब देखिएगा, दूसरा बौद्ध संगति का जो है अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। कौन था भाई? सर्वकामी या सुब्बाकामी। सुब्बुकामी। शुभुकामी के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हो चुका है दूसरा बौद्ध संगति अध्यक्ष। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और बता देते हैं। दूसरा बौद्ध संगति में था ना थेरावादी। थेरावादी
थेरावादी थेरावादी और महा महासंधिक महासंधिक नामक दो उप संप्रदाय बनता है। थेरावादी और महासंधिक जो है दो उप संप्रदाय बनते हैं, उप संप्रदाय बनता है, संप्रदाय बना। ये दूसरा बौद्ध संगति में कौन कौन सा संप्रदाय बनता है भाई? उप संप्रदाय। थेरावादी और महासंधिक जो है यह दो उप संप्रदाय बना हुआ था दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के समय में किया गया था। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, है ना, जिसका आदेश कौन था? सर्वाकर्मी था या शुभोकामी के नाम से जाना जाता है। कितने वर्ष के बाद हुआ था दूसरा बौद्ध संगति? 100 सालों के बाद हुआ था। चलिए, और इसी को बोलते हैं सप्तदशीतका के नाम से जानते हैं। चलिए, तीसरा बौद्ध संगति दोस्त याद रखें। चलिए, तीसरा बौद्ध संगति की बात करते हैं। तो ये कब होता है? तीसरा बौद्ध संगति पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो 247 ईसा पूर्व में होता है। बुद्ध के महानिर्वाण के बाद ये जो होता है कौ साल के बाद होता है? 236 सालों के बाद होता है। 236 साल के बाद तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन होता है भाई। अब देखिएगा किसके समय में हुआ था भाई? तीसरा बौद्ध संगति किसके समय में था? अशोक के समय में। यही तो क्वेश्चन था ना, अशोक के समय में। मौलिपुत्र उसके अध्यक्ष थे। और ये जो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र को क्या बोलते हैं? अशोकाराम विहार के नाम से जानते हैं। इस पाटलिपुत्र को अशोकाराम विहार को बोला गया। और मौलिपुत्र ये जो था इसके अध्यक्ष थे। और ध्यान रखेंगे अधिधम पिटक तीसरी बौद्ध संगति में, चलिए इसको लिख देते हैं, अधिधम पिटक की रचना जो है तीसरी बौद्ध संगति में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति में अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। 247 ईसा पूर्व में हुआ था। और जानते हैं दोस्तों इसमें स्थिरवीर संप्रदाय का वर्चस्व था। कौन सा संप्रदाय भाई? स्थिरवीर संप्रदाय का ये वर्चस्व था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, 9 स्थान पर क्या कर सकते हैं? विभिन्न जगहों पर प्रचार प्रसार करने के लिए शुरू कर दिया गया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं चौथा बौद्ध संगति की बात करते हैं। कब होता है? ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में। ईसा के प्रथम शताब्दी में होता है। और बुद्ध के महानिर्माण के आपको 58 वर्ष के बाद, 558 वर्ष के बाद कितना? 102 वर्षों के बाद ये चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट रखिए, चौथा बौद्ध संगति के शासन काल पूछेगा तो क्या बताएंगे? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में किया गया था। और कनिष्क के समय में किया गया था, किस वंश से संबंध था इनका? कुषाण वंश से। कनिष्क किस वंश से था? कुषाण वंश से थे। स्पष्ट हो चुका है। और कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। यहीं पर है कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था। वसुमित्र था। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। याद हुआ? अब देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है, हीनयान का नाम सुनेंगे। क्या दोस्त? हीनयान और महायान दो सांप्रदायिक उदय जो हुआ था, ये चौथा बौद्ध संगति में हुआ था। और भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया गया था। चौथा बौद्ध संगति में बनाया गया था। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि जानना ये बहुत ही जरूरी था। लगभग देख रहे हैं नो, सारा क्वेश्चन डाल दिया है नो। लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ किया गया था दोस्त? पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था?
वर्धमान था। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान। जन्म को हुआ था वैशाली कुंडलमन में हुआ था, कुंडन ग्राम में हुआ था, कुंडन ग्राम में हुआ था। कुंडन तो आपको जम्मू कश्मीर में, कुंडन ग्राम जो वैशाली में पड़ता है, ठीक है, वैशाली में। अब देखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था, 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। माता का नाम क्या था भाई, माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला था। और यह लिच्छवी के, वैशाली के लिच्छवी के कुल के चेटक की बहन थी, है ना। त्रिशला जो थी वैशाली के लिच्छवी के कुल के चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के पिताजी कौन थे, सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जो थे महावीर स्वामी के पिताजी थे। पत्नी का नाम क्या था, थोड़ा सा जान लीजिए। यशोदा था, यशोदा था, जो कुंडल्या गोत्र के बसंतपुर के महासमंत के समरवीर की पुत्री थी। यहाँ तक याद रखेंगे। और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, याद रखेंगे, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन था, नंदी वर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम। और बहन का नाम क्या था, चलिए बहन का नाम भी याद रखिए। तो चलिए बहन का नाम आपको बता देते हैं। बहन का नाम सुदर्शना, सुदर्शना था, सुदर्शना, सुदर्शना महावीर स्वामी का बहन का नाम था। और पुत्री का नाम भी पूछता रहता है, पुत्री का नाम क्या रहता है भाई, पुत्री का नाम प्रिया दर्शना, प्रिया दर्शना, प्रिया दर्शना, या उसके उसी का नाम है अनुंजा। क्या है ये, अनुन अनुंजिया, अनुंजिया जो था इन्हीं का नाम है, इन्हीं के पुत्री का नाम। दामाद पूछता रहता है, ये सब क्वेश्चन पूछा रहता है। दामाद कौन, जमाली, दामाद का था जमाली था, जमाली था, स्पष्ट हो चुका। और गृह त्याग हुए थे कब, नंदी वर्धन से आगे लेकर 30 वर्षों में घर त्यागे थे, 30 वर्षों की उम्र में घर त्यागे हुए थे। और तपस्या कितने वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद। तपस्या जो है, तपस्या, तपस्या काल जो है पूछेगा, तपस्या काल 12 वर्ष का, 12 वर्षों का। चलिए अब बात करते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुआ था, मान कि ज्ञान की प्राप्ति जो है 42 साल के बाद होता है। महावीर स्वामी के 42 साल की उम्र में होता है। और कहाँ होता है, तो रिजु पालिका, चलिए इसको नाम याद रखें, रिजु पालिका, पालिका, पालिका में हुआ था, रिजु पालिका में, रिजु पालिका नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वृक्ष का नाम भी पूछा गया, रिजु पालिका नदी के उस वृक्ष के, साल वृक्ष के, साल वृक्ष के किनारे हुआ था। कब प्राप्ति हुआ था, 557 ईसा पूर्व में, 557 में ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इनके प्रथम अनुयायी कौन हुआ, जमाली हुआ, जमाली हुए। कौन हुआ भाई, जमाली हुए। याद करते सुनना, उसके बाद सुनते चलना है। और इनकी भिक्षुणी कौन बनी, ये तो जमाली प्रथम हो गया, तो भिक्षुणी कौन हो गई, चंदना, चंदना, चंदना बनी हुई थी, चंदना। यहां तक स्पष्ट हुआ। अब देखिएगा महावीर स्वामी के बारे में, प्रथम उपदेश जो है, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश देखिए, उपदेश महावीर स्वामी का जो है राजगिरी में दिए थे, राजगिरी में, राजगिरी में दिए थे। जो है किस नदी किनारे, याद कीजिए, चलिए, बराकर नदी के किनारे पर, बराकर नदी के किनारे दिए थे राजगिरी में प्रथम उपदेश। और कौन से पहाड़ी भाई, राजगिरी में कौन से पहाड़ी के नीचे, चलिए इसको भी याद रखें, विपुलाचल की पहाड़ी, विपुलाचल की पहाड़ी। और ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, है ना। विपुलाचल की पहाड़ी कहाँ है, राजगिरी में है। विपुलाचल की पहाड़ी में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया हुआ था, बराकर नदी के किनारे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखें, निर्माण की बात करते हैं, इनकी मृत्यु, इन्हीं को निर्माण बोला जाता है, मृत्यु को। मृत्यु जो है 72 वर्ष की उम्र में हो जाता है। कब होता है भाई, 527 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में कहाँ होती है, पावापुरी में, है ना, पावापुरी में, पावापुरी में हुआ भाई, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु। और इनका रंग भी पूछता है, कौन सा रंग, रंग की बात करते हैं। रंग में सुनहला, सुनहला रंग इनको पसंद था, सुनहला रंग। अब देखिएगा इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछता है, चिन्ह, चिन्ह की बात करते हैं। सिंह था, सिंह था,
महावीर स्वामी का हिस्सा। देखे ना, इतना सारा चीज बात आपको बता दिए। चलिए अब बातें करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखेंगे, चंदेल राज्य, चंदेल साम्राज्य का जनाम्बिक भुक्तिक नाम से किस चंदोल राजा को जाना गया है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, किस राजा को जाना गया है? जय शक्ति को जाना गया है। चोल साम्राज्य के जे जेजांक जेजांक के भुक्तिक जो है चोल राजा के, किसको बोला गया है? जय शक्ति को बोला गया है, जय शक्ति को बोला गया है। किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र जो राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? तो अर्जुन देव ने प्रदान किया था खुसरो को, जो जहांगीर के पुत्र था। किस अभिलेख में अशोक ने कहा है, क्या कहा है भाई सुनिएगा, सभी संप्रदायों के सार तत्वों की वृद्धि हो, सभी संप्रदाय को सार तत्वों की वृद्धि हो, यानी कि सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग में वृद्धि हो। ये आपको किस शिलालेख में? तो अशोक के 12वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हेरियोडोरस के बेस नगर के स्तंभ लेख से भागवत धर्म के संबंध में प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। हेरियोडोरस के बेस नगर अभिलेख स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिएगा, एक जो इतिहासकार जो है निकोलो मनुची, कौन सा भाई? निकोलो मनुची। ये किसके दरबार में आया था? तो औरंगजेब के दरबार में आया था। निकोलो मनुची जो है औरंगजेब के दरबार में आया था। तो निकोलो मनुची कहाँ का निवासी था भैया? तो ये आपका रोम का निवासी था। निकोलो मनुची किसके दरबार में था? औरंगजेब के। कहाँ के निवासी था? तो रोम का निवासी था। चलिए आगे बात करते हैं। जैमू जैमुद्दीन तैमूजिन जो है, तैमूजिन जो मंगोल आक्रमणकारी जो था, तो इतिहास में इसका नाम क्या बताया गया? इसका नाम क्या प्रसिद्ध है? जैमुजीन का नाम जो है मंगोल आक्रमणकारी का इतिहास में हम लोग चंगेज खान के नाम से जाना जाता है, चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य प्रशासन में आपको लक्षणाध्यक्ष का काम क्या होता था? तो टकसाला जहाँ पैसा वैसा छापा जाता था, उसी का अध्यक्ष जो होता था। ठीक है ना, जब पैसा मौर्य काल में छापा जाता था, टकसाला विभाग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो लक्षणा लक्षणा रक्षणाध्यक्ष हुआ करता था, जो मौर्य प्रशासन में प्रचलित था। ये तो इतिहास की बातें हो गया। अब बातें करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध जो है डोमिनियन स्टेट से है। दीपावली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? 1929 में जारी किया गया था। ये डोमिनियन स्टेट से संबंधित है, डोमिनियन स्टेट से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासत राज्य के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन कौन था? तो बटलर कमीशन था। तो ध्यान रखेंगे, तो बटलर कमीशन भी पूछ लेता है कि इससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये बटलर कमीशन जो आया था ब्रिटिश शासन और भारतीय रियासत राज्य के बीच में संबंधों को परिभाषित करते हुए क्या कहा था? सर्वोच्च है। यह किस कमीशन का बात था? तो यह बटलर कमीशन का। तो बटलर कमीशन कब आया था भाई? 1927 में आया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में धन निकासन सिद्धांत को किसने एविन ऑफ एसिस एवेरस संज्ञा प्रदान किया है? तो दादा भाई नौरोजी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी। पारसी धर्म से संबंध इन्हीं का है रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो 3 बार चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में नामक जो है पुस्तक का लेखक कौन है? फ्लॉयड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में ये प्रकाशित किया गया था। जिसके पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो एम विश्वेश्वरैया का यह पुस्तक है। फ्लॉयड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक जो है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया है।
भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार कर लिए जाने की योजना बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी जी को और गांधी जी के साथ साथ और लोग नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारत के किस अंग्रेजी शासन शासन विरोधी नेता ने जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो ध्यान रखेंगे आपको दीवान बेलू थम्पी को फांसी दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और देखेंगे। भारत के किस अंग्रेज शासन विरोधी नेता ने, ठीक है ना, विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दिया गया था? तो ये आपको थम्पी को फांसी दिया गया था। मृत्यु हो जाने के बाद भी ये सार्वजनिक ये चौराहा पर इनको फांसी दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। लोगों में भय फैलाने के लिए। देख रहे हैं ना अंग्रेज का चाल कैसा था। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी का संबोधित किया था, कहाँ संपन्न हुआ था? 1924 में। तो आप तो जानती है गांधी जी ने आपको कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किया था बेलगांव, ये कर्नाटक का। 1924 में गांधी जी ने संबोधन किया हुआ था कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो सैयद हैदर राजा ने, आपको ध्यान रखेंगे, यह दिल्ली में नेतृत्व किया हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में कौन कर रहा था? तो सैयद हैदर राजा कर रहा था। 1857 के क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का यह वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग है। 1937 के में जो प्रांतों में मंत्रिमंडल ने निर्माण के उपरांत कांग्रेस कितने महीने तक चला हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 28 महीना चला हुआ था। तो 1937 में जो है प्रांतों में मंत्रिमंडल का जो निर्माण किया गया था, तो कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला हुआ था? तो यह 28 महीना तक चला हुआ था। 28 महीने तक चला हुआ था। क्यों? उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में आपको बिना पूछे भारत के जनता को विश्व युद्ध में जो है झोंक दिया गया था। इसलिए आपको कांग्रेस के जितने भी नेता थे अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राजस्व और संविधान पर चर्चा करते चल रहे हैं। तो यह पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। संविधान का वह कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह संविधान का वह कौन सा भाग है? स्पष्ट हुआ। जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ध्यान रखेंगे, संविधान के निर्माताओं के आपको ब्रेन और उनके उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्टिव करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किस संसदीय समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? तो कौन काम करेगा भाई? तो लोक लेखा समिति काम करता है। तो भारत के अंदर महानियंत्रक और लेखा परीक्षा की संसदीय समिति के लिए एक जो होता है दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। लोक लेखा समिति जो करता है, लोक लेखा समिति काम करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लोकसभा के द्वारा विचारक भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा कितना समय तक ले रोक सकती है? तो लोकसभा के लिए विचाराधीन के लिए आपको राज्यसभा में भेजा जाता है वित्त विधेयक को। तो राज्यसभा कितने दिनों तक लिए अपने पास रख सकती है? 14 दिनों तक रख सकती है, 14 दिनों तक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समिति है तारकुंडे समिति, और एक और समिति है
और गोस्वामी समिति, ठीक है, दोनों समिति किससे संबंधित है? चुनाव व्यवस्था में अमूल अमूल्य सुधार करने के लिए अमूलचूल सुधार करने के लिए तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति, ये चुनाव व्यवस्था में सुधार करने के लिए तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति चुनाव में सुधार करने के लिए लाया गया था। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है भाई? तो वर्ष में 2 बार है, 6-6 महीना पर जो है 6-6 महीने पर बुलाए जाने का प्रावधान है। किस विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल के बिना ये जो है धन विधेयक को राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, यदि वह किस पद की योग्यता के बराबर के प्राप्त कर लेता है? बात समझिएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। तो मान के चलिए कोई व्यक्ति जो भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, अच्छा बात है। तो यदि वह किस पद की योग्यता प्राप्त कर लेगा? ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता प्राप्त कर लेगा अटॉर्नी जनरल। अच्छा क्वेश्चन था, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो ये सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। देख रहे हैं ना, कंफ्यूज आदमी कर, इलाहाबाद ऑप्शन में दे देता इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर जो है, मोर पक्षी है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब बना लिया गया भाई? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में बनाया गया, 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब भूगोल और विश्व के भूगोल पर चर्चा करेंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पर चर्चा करते हैं। भारत के दक्कन के क्षेत्र में बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? तो क्रेटेशियन युग में हुआ है। क्रेटेशियन युग में आपको दक्कन के लावा का पठार, बेसाल चट्टानों का निर्माण जो लावा शैवालों से हुआ है, तो क्रेटेशियन युग में हुआ है, क्रेटेशियन युग में हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है आपको कहाँ है, किस घाटी में? तो आपको नुब्रा घाटी में है, नुब्रा घाटी में सियाचिन आपको हिमनद कहाँ देखने को मिलती है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वह किस नदी के ऊपर जो है मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खरे पानी का प्रवाह होता है? तो लूनी जल का जो कैसा है? तो ये आपको लवणीय है, ये खारा जल है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से विभिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो सैन द्रव है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न जो है चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है द्रव? तो ये सैन द्रव है। भूपर्पटी में बहुलता में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व का नाम क्या है? भूपर्पटी जमीन पर जो पाए जाने वाले रासायनिक तत्व का नाम पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। और मानव के लिए सबसे ज्यादा कौन सा तत्व चाहिए? तो ऑक्सीजन तत्व चाहिए। और सबसे ज्यादा किस अंग को? तो ब्रेन को, सबसे ज्यादा 90% ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, कौन सा हो जाए? तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये मंगल ग्रह के विषय में कहा जा रहा है। तो एक ग्रह जो है दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी की तरह जो है आपको दिन रात की घटनाएं किस ग्रह पर देखने को मिलती है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह जो ध्यान रखेंगे, डिमोस और फिबोस जो है आपको मंगल ग्रह, 2000 रुपया के नोट पर मंगल ग्रह का चित्र था, इस बात को ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई के बारे में पूछ रहा है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो आपको 40,075 40,075 है, 4,000 है ना, 4,075, ये 40,075 है, 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी और भूमध्य रेखा की लंबाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर
दो बार सूर्य दो बार दो सॉरी दोपहर के सूर्य का उनतांश उनतांश जो है होता है, तो कितने डिग्री का होता है भाई? तो आपको ध्यान रखिएगा 43.0 डिग्री का पूछ रहा है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का कितने डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री पर रहता है? तो आपको 43.0 डिग्री का ये आपको उनतांश है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक द्वीप में से गुजरती है? तो ये आपको मकर रेखा, कर्क रेखा, यह तीनों जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखियों ज्वालामुखियों में से बताना है किसे भूमध्य सागर का प्रथम स्तंभ मतलब कि प्रथम स्तंभ कहा गया है? भूमध्य सागर का स्तंभ बोला गया, प्रकाश स्तंभ, जो प्रथम नहीं होगा, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ किसको बोला गया है? तो स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली को बोला गया है। चलिए अब आते हैं जैव विविधता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण से और जैव विविधता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ता है या घटता है? तो ये घटता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण का स्तर जो है एक से दूसरे में जाएगा तो ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? तो घटेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घास स्थानों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुकरण के अंशों के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो जल की सीमाओं और आग के कारण। जल की सीमाओं और आग के कारण जब आप तो वृक्षों को थोड़े बढ़ा सकते हैं या उसी को फैला ही नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। जल की सीमाओं, जल के आगे तो जा ही नहीं सकता है, आग के कारण तो वो तो सब तो जल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ करते हैं। यूनेस्को के द्वारा जो बताया गया है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब किया गया है? तो 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत 1971 में किया गया। 1971 में किया गया है। 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसको बताना है कि यूनेस्को विश्व धरोहर के सूची में घोषित किया गया है, तो ये जगह का नाम पूछ रहा है किस राज्य में है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर। जामनगर कहाँ है भाई? तो ये गुजरात में है। सबसे बड़ा तेल का क्षेत्र यहीं पर जामनगर है, तेल का। दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये आपको किस जानवर के लिए? तो हिंगुल जानवर के लिए। और कहाँ है? तो ये आपको कश्मीर में है। कश्मीर में दच्चीगाम राष्ट्रीय कहाँ है? तो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। हिंगुल इसमें पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है जैविक पदार्थ का जो है अधिकतम होता है, तो उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है सबसे अधिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी है, नैरोबी। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय पूछ रहा है, तो नैरोबी है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। जैव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो जैव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र जो है आपको अनुवांशिकता विभिन्नता के आगे देखते हैं। अनुवांशिकता विविधता के हैं।
जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। अनुवांशिक विभिन्नता पर ये आधारित है। जैवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र जो है अनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित है। अब बातें करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, इकोनॉमी से संबंधित। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ये जो है ध्यान रखेंगे, जितना भी पैसा टैक्स कलेक्शन किया जाता है सरकारी काम कार्य से, है ना, और संघ सरकार के द्वारा प्राप्त जो होता है समूचा जमा कहाँ होता है पैसा, तो ये आपको भारत के संचित निधि में पैसा जमा होता है। जितना टैक्स वसूल होता है भारत सरकार के किस निधि में, तो भारत के संचित निधि में जमा होता है। भारत का संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो यह संसद का अनुमति लेना, है ना, किसका अनुमति लेना अनिवार्य है, तो ये संसद का अनुमति लिया जाता है। कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए संसद से अनिवार्यता होना जरूरी पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट एनुअल एनुअल यूनियन बजट के लोकसभा के द्वारा जो है पारित नहीं होता है, लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है, तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे देगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिय परिषद का त्यागपत्र दे देता है। भारत में किससे किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु उपयुक्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, तो निवल राष्ट्रीय आय जरूरी है। निवल राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या बोला गया, खुला बाजार प्रचलन, खुला बाजार प्रचलन किसके दिशा निर्देश पर काम करता है, ये खुला बाजार जो है प्रचलन जो है किसके डायरेक्शन पर काम करता है, तो आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय पर यह काम करता है खुला बाजार प्रचलन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, तो नए उद्यमों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक मुद्रा को जोखिम मुद्रा कहा जाता है। नया उद्योग को, नया व्यक्तियों को, नया उद्योग कंपनियों को जो पैसा मुहैया कराई जाती है दीर्घकालीन समय के लिए, यही आपको जोखिम पूंजी का तात्पर्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टी मांथस ने एक थ्योरी दिया था, कौन सा सिद्धांत, दी मंथ्यूसियन थ्योरी, मंथ्यूसियन सीरी नामक प्रसिद्ध थ्योरी को प्रतिपादित किया गया है, तो यह संबंधित है किसे, तो मांथेसियन थ्योरी जो है किससे संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है। तो यह मांथस का जो है माल्थस का थ्योरी जो है किसे है, तो यह जनसंख्या के बारे में बताया है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बाजार दर जोखिम का तात्पर्य क्या है, बाजार दर जोखिम का तात्पर्य क्या है, बाजार दर में वृद्धि का तात्पर्य यह है दोस्त कि द्वितीयक बाजार में वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट की गई, यही आपको बाजार दर जोखिम का तात्पर्य है। तो बाजार दर जोखिम से क्या समझते हैं, ब्याज दर में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि द्वितीय बाजार में वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट की गई, यही आपको बाजार जोखिम का तात्पर्य है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस मंत्रालय के द्वारा उद्योग सखी पोर्टल, उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो आपको सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत किया गया है, एमएसएमई के द्वारा शुरू किया गया है। तो इकोनॉमी से संबंधित एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ पर दोस्तों साइंस से और टेक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देखेंगे। किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा क्या होती है, तो लगाए गए क्षेत्रों के विपरीत होती है। किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन की वेग की दिशा क्या होती है भाई,
तो लगाए गए क्षेत्रों के विपरीत होते हैं। लगाए गए क्षेत्रों में क्या होगी, विपरीत होती हैं। किसी पदार्थ का अपर्तनांक महत्तम होता है, किसी मतलब कि किस पदार्थ का जो है, किस पदार्थ का अपर्तनांक महत्तम होता है, तो बैगनी रंग का प्रकाश का महत्तम होता है, मतलब कि कम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केचुआ, केचुआ केचुआ में अ, टिप्लो टेफ्लोसेल 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 का काम क्या है? केचुआ में टेफ्लो टेफ्लोसोल सेल है ना, टेफ्लोसोल का काम क्या है? पाचन और अवशोषण करना, है ना। केचुआ को किसान का मित्र करते हैं। वर्मिंग कल्चर जो होता है, केचुआ का पालन क्या होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्मिड प्लास्मिड जो है ये क्या है? ये आपको जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी के होता है? तो इंसुलिन की कमी के चलते बहुमूत्र रोग में आपको हार्मोन की कमी के चलते, इंसुलिन की कमी के चलते होता है। मन कि ये जो रोग हो जाएगा, जब चीनी की बीमारी हो जाएगी तो बार बार क्या होता है, पेशाब का आना, है ना, ये आपको लक्षण है। असली पहचान आपको बार बार पेशाब का आना, ये आपको इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, इसी कमी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वो कौन सा रोग से प्रभावित हो जाता है? मरासमस रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन का जो कम हो जाता है तो उसका मरासमस रोग का कमी होता है, मरासमस रोग है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी को कौन सा रोग होता है? तो मरासमस रोग होता है। अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब होगा? तो कैथ लैब कहाँ देखने को मिलता है? अगर कैथ लैब कहाँ होगा भाई, तो आपको कार्डियोलॉजी के विभाग में कैथ लैब कहाँ देखने को मिलता है? कार्डियोलॉजी विभाग में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदन और प्रशीतक दोनों की सतह उपयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी जल D2O का प्रयोग करते हैं, D2O का प्रयोग करते हैं विमंदक के रूप में, या प्रशीतक के रूप में आपको D2O का प्रयोग करते हैं। D2O का सूत्र कितना है? 20 होता है, अणुभार अणुभार होता है। किसी द्रव का उनके कथनांक से किसी द्रव के उसके कथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो वाष्पीकरण कहेंगे। किसी द्रव का उसके कथनांक से पूर्व वाष्प में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? पराध्वनिक पराध्वनिक तरंगों में सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। पराध्वनिक के तरंगों में सोनार को इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा और बाल विकास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने चल रहे हैं लोग। चलिए सुनिएगा। मनोवैज्ञानिक क्रो, है ना, आपको मनोवैज्ञानिक क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है, क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दिशाओं और मानव व्यवहार संबंधित किसी विश्वास विचार का परीक्षण करना है। तो ये किसके बारे में क्रो ने बोला हुआ है? तो अंत अंत दर्शन विधि के संदर्भ में आपको क्रो ने कहा है कि क्या कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य जो है किसी निश्चित परिस्थिति की या दशाओं या मानव व्यवहार के संबंध में विश्वास या विचार विमर्श या परीक्षण करना, या अंतरदर्शन विधि का संवर्धन के बारे में क्रू ने बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञान संज्ञानवादी सिद्धांत का जनक किसको बोला गया है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा संज्ञानवादी जनक का किसको बोला गया है पद्धति का? तो जॉन पियाजे और ब्रूनर को बोला गया है। जॉन पियाजे और ब्रूनर को संज्ञानवादी सिद्धांत का जनक किसको बोला गया है? संज्ञानवादी पद्धति का जनक आपको जॉन पियाजे और ब्रूनर को बोला गया है। किशोरावस्था किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव और तूफान का अवस्था होता है, यह किसका कथन है भाई? किशोरावस्था जो जानते हैं, यह संघर्ष का अवस्था और तनाव और तूफान का अवस्था होता है। स्टैनले हॉल का यह स्टेटमेंट था। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसको बोला है? टिचनर ने बोला है। टिचनर के द्वारा बोला गया है कि
अपनी आत्मा के अंदर झांकना, दर्शन करना, यह स्टेटमेंट जो है किचनर का स्टेटमेंट था। टीचनर का आपको टीचनर का ये आपको स्टेटमेंट है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, टीचनर का यह कथन था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मनोविज्ञान विज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया है? तो वाटसन ने किया। वह किसने भैया किया है? वाटसन ने। क्या कहा है? तो मानव विज्ञान को व्यवहार और विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित करने वाले मनोविज्ञान आपको वाटसन के द्वारा बताया गया है कि मनोविज्ञान को व्यवहार और विज्ञान में सबसे पहले परिभाषित वाटसन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किल पैट्रिक के द्वारा, ये आपको मनोविज्ञान के वैज्ञानिक है, किल पैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब किया था? तो 1918 में किया गया था। किल पैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि का खोज कब किया गया था? 1918 में किया गया था। 1918 में किल पैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार 1918 में किया गया था। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में वो कौन सा संबंध है? तत्परता है ना, तत्परता और कार्य सीखने में कौन सी गति से संबंधित है? तो कार्य सीखने की गति और तत्परता के समानुपाती होता है, तत्परता के समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मैकडूगल जो है, मैकडूगल अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द का सिद्धांत की कड़ी आलोचना किया है? चेतना का कड़ी आलोचना किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, चलिए आपको बताते हैं। चेतना का विरोध किसने किया है? मैकडूगल ने विरोध किया है। उनका पुस्तक क्या है भाई? आउटलाइन साइकोलॉजी पी होगा, है ना, आउटलाइन साइकोलॉजी है। ये आपको मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना का विरोध किया है, कड़ी आलोचना किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक बच्चे की वृद्धि, है ना, एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन सर्वप्रथम अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि है। अगर बच्चों में उसको वृद्धि करना है, बच्चों में ज्ञान वृद्धि ऐसे चीज करना है, तो उसमें कौन सा? तो विकासीय विधि प्रयोग होगा। एक बच्चों में वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी होगी दोस्त? तो उसमें महत्वपूर्ण विधि याद रखेंगे, विकासीय विधि है, विकासीय विधि। थॉर्नार्डाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आपको चिंतन और कल्पना करना। थॉर्नार्डाइक का वर्गीकरण क्या है दोस्त? तो थॉर्नार्डाइक का व्यक्तित्व और वर्गीकरण का आधार ये चिंतन और कल्पना बोले हुए हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर संचार के बारे में, संप्रेषण और संचार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर व्यक्तित्व के संचार के पक्षकार महत्व देते हैं। सूचनाओं के भावार्थ को ये महत्व देते हैं। अंतर व्यक्तित्व संचार के पक्षकार महत्व किसको देते हैं? सूचनाओं के भावनाओं को महत्व देते हैं। मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है, ये तो बात तो बिल्कुल सही है। और अंतर व्यक्तित्व संचार के किस सिद्धांत के इंगित करता है? अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत के बारे में ये बताता है। अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत क्या बताता है? मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होता है, जो अंतर व्यक्तित्व संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत के बारे में बताता है। अवकाश छुट्टी न देने पर कर्मचारी के द्वारा प्रबंधक पर हमला जैसी समस्या किस सिद्धांत का हल हो सकता है? तो भावनात्मक समझ, है ना, देखते हैं ना,
उस व्यक्ति के पास अगर छुट्टी मांगने गया तो झुंझुला के चला जाता है, तो उसके व्यक्ति के ऊपर क्या है, गुस्सा करता है, झुंझलाहट, उसका भाव नहीं देना। तो यही होगा भावनात्मक समझ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया की संप्रेषण प्रक्रिया में किस संगठन में से काम करने वाले व्यक्तियों और प्रबंधक वर्गों के परस्पर संबंध को कहते हैं मानवीय संबंध बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। संप्रेषण प्रक्रिया में किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों और प्रबंधन वर्गों के बीच में कैसा संबंध रहता है, तो मानवीय संबंध रहता है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निस्पंदक उच्चतर होता है। किसका? तो समयो मुख्य नेटवर्क का होता है, समयो मुख्य नेटवर्क का होता है, समयो मुख्य नेटवर्क होता है। शिक्षक कक्षा में जिस प्रकार का संचार करता है उसको क्या बोलेंगे? समूह संचार बोलेंगे। शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाता है तो वो कौन सा संचार होगा? समूह संचार होता है, समूह संचार होता है। दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को पहचान पहचान समझ और की प्रक्रिया में चिंताओं से प्रक्रिया रूप से रुचि लेना, यह क्या होता है भाई? प्रानुभूति। चलिए एक बार और देखते हैं। दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानना, समझना और चिंताओं से सक्रिय रूप से रुचि लेना, ये क्या कहा जाता है? प्रानुभूति बोलते हैं, प्रानुभूति बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा है, तो दर्शकों के रवैया को बड़ी बाधा है। संचार और संदेशों में स्वागत की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो दर्शकों का रवैया, बिहेवियर। अगर बात करते हैं जन प्रवाद संप्रेषण की विशेषता क्या है? समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्देश्य किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल होने को स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त होता है। जनप्रवाद मन की जनता कैसे होती है? जनप्रवाद में जो अपने हित देखेगा, जहाँ उसको अच्छा लगेगा, जहाँ उसको फायदा होगा, वहीं पर न जाएगा। यही जो होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्यादा व्यक्ति व्यक्तित्व व्यक्तित्व होना ज्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार का संप्रेषण है? तो ये आपको नकारात्मक संप्रेषण का माध्यम बनता है ना? ज्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार का संप्रेषण है? तो नकारात्मक संप्रेषण का माध्यम है ना, देख रहे हैं ना? ज्यादा व्यक्तित्व होना नकारात्मक संप्रेषण का माध्यम होता है। चलिए अब खेलकूद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलकूद में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है? किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर अपने नाम किया? था लियोन मेसी जो है लगातार 4 वर्षों तक इनको अवार्ड मिला है। लियोन मेसी कहाँ का है? अर्जेंटीना के घास को पंपास, अर्जेंटीना के घास को। चलिए आगे बात करते हैं। महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो में इस्तेमाल होने वाली और लेंसिकुलर डिस्कस का वजन कितना होता है? देख रहे हैं ना? डिस्कस थ्रो में जो है इस्तेमाल किए जाने वाले लेंसिकुलर का डिस्क का वजन कितना होता है? उसका चक्का का वजन कितना होता है? 1 kg का होता है। महिलाओं में जो है चक्का फेंक दिया ऐसा कितना केजी का होता है? 1 kg का होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। बॉली स्मैश सर्विस शब्द ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो लॉन टेनिस में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस खेल की प्रतियोगिता को बिग बैश लीग के नाम से जाना जाता है? बिग बैश लीग के नाम से जाना जाता है। तो किस क्रिकेट को बिग बैश लीग के नाम से जानता है? तो क्रिकेट को बिग बैश लीग के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है? तो तेलंगाना में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? तो तेलंगाना में देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको केरल में कौन सा स्टेडियम? तो ग्रीनफील्ड है ना। उसके बाद तेलंगाना में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तेलंगाना में। यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन किस श्रेणी के खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है?
तो ध्यान रखेंगे 14 से लेकर 18 वर्ष के खिलाड़ियों के बीच में युद्ध खिलाड़ियों का आयोजन आपको 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ियों के बीच में उम्र सीमा बताया गया है। डेविस कप की तरह महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है तो फेड कप होता है। तो डेविस कप की तरह महिलाओं में टेनिस टूर्नामेंट आपको फेड कप किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए होता है। ब्रिजमोहन बिरला मेमोरियल कप ब्रिजमोहन बिरला मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से। ब्रिजमोहन बिरला मेमोरियल कप किस खेल में दिया जाता है? तो पोलो में दिया जाता है। तो पोलो में प्लेयर कितना है? तो 4 होते हैं, 4। चलिए आगे बात करते हैं। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुशील कुमार जो है 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सुशील कुमार बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो जायद फसल बोलते हैं। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, लालमी, ये सब चीज़ है ना, ये आपको जायद फसल जो है रबी और खरीफ फसल के बीच में जो फसल तैयार होता है उसको जायद फसल बोलते हैं। रबी फसल में कौन कौन आता है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये सब रबी फसल का उदाहरण है। वहीं खरीफ फसल में कौन था? ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, तिल जो है आपको खरीफ फसल में आता है। खरीफ फसल जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये खरीफ फसल का उदाहरण है। जायद फसल में कौन कौन दोस्त आता है? तो आपको तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब्जी है। ये ठंडा वाला खाने में, ये ठंडा वाला मतलब कि गर्मी में ठंडक राहत पहुंचाने में तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जायज फसल के उदाहरण में आता है। बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाने की पद्धति को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाने की पद्धति को आपको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखेंगे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो CTRL-S कमांड का प्रयोग किया जाएगा। CTRL-S कमांड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट के सेव करेंगे। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+X का प्रयोग करेंगे। तो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करेंगे और सेव करने के लिए CTRL+S का प्रयोग करेंगे, कीवर्ड एस का। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल 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 प्लस सी का प्रयोग करेंगे। किसको? तो आपको कॉपी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? Ctrl+P का प्रयोग करेंगे। Ctrl+P का प्रयोग आपको प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कीबोर्ड में फॉन्ट 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 सेक्शन की फंक्शन की है ना, की कितनी होती है? फंक्शन की कितनी होती है? तो 12 होती है। कितना होती है? 12 होती है। बाकी कितना होती है? फंक्शन की आपको 12 होती है। DOS DOS का पूरा फुल फॉर्म पूछा तो D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। तो ये हो गया DOS का हो गया, D से डिस्क, O से ऑपरेटिंग, S से सिस्टम हो गया। और वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है भाई? वायरलेस वायरलेस फिडिलिटी फिडिलिटी वायरलेस फिडिलिटी वायरलेस फिडिलिटी। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरलेस फिडिलिटी होता है। फिडेलिटी होता है, फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होगा? किसी से पूछ लीजिएगा भाई वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी होता है। चलिए याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरण में डाटा का स्थानांतरण करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो किस पर? इंटरफेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या क्वेश्चन था? सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय परिधीय उपकरणों में डाटा का स्थानांतरण करने का माध्यम प्राप्त होता है। तो इंटरफेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को
अनुदित करना, जैसे कि लोगो, सिस्टम, यूनिट, प्रोग्राम करने वाले प्रारूप को समझ सकते हैं। उसे डैश उसे डैश के रूप में जानते हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। जैसे शब्द हो गया, आवाज हो गई, इमेजिंग, इसको किस सिस्टम के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है, तो इनपुट डिवाइस का आता है। मदरबोर्ड के भागों में डाटा का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो बी यू एस बाइनरी यूनिट सिस्टम BUS। तो मदरबोर्ड के भागों में डाटा का आदान प्रदान किसके होता है, BUS का। तो BUS का फुल फॉर्म क्या हो गया, बाइनरी, यू से यूनिट, एस से हो गया सिस्टम। चलिए ये बात याद हो गया। अब बात करते हैं विविध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए विविध में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। गरबा कहाँ का नृत्य है भाई, तो गरबा गुजरात का है। सलार जंग सलार जंग संग्रहालय आपको हैदराबाद में, तेलंगाना में। सलार जंग संग्रहालय पूछेगा तो क्या बताएंगे, कहाँ है संग्रहालय, सलार जंग हैदराबाद में है। लॉबी मेला प्रसिद्ध है, तो हिमाचल प्रदेश में। लॉबी मेला पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में। अलग बात करते हैं, एक लोक नृत्य है घुमुरा 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 नृत्य पूछता है, घुमुरा नृत्य का है तो उड़ीसा का है, घुमुरा नृत्य आपको उड़ीसा का है। और लोबी मेला का है तो आपको हिमाचल प्रदेश में है, लॉबी मेला। और घुमुरा घुमुरा नृत्य आपको उड़ीसा। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस संप्रदाय या किस पंथ के को समर्पित है, स्वामी नारायण को समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर जो किस संप्रदाय या पंथ को समर्पित है, स्वामी नारायण को समर्पित है। महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानीय मंदिर में से सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा है, तो धर्मराज का मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानीय मंदिर में सबसे बड़ा रथ मंदिर का नाम क्या है, तो धर्मराज का हो गया, धर्मराज का सबसे बड़ा रथ मंदिर है। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृत जो है कला किससे संबंधित है, तो यह किशनगढ़ चित्रकला से। बनी ठनी जो है प्रसिद्ध चित्रकृति जो है किस कला से संबंधित है, तो यह किशनगढ़ कला से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना का संस्थापक किसको बोला जाता है, तो अमीर खुसरो को बोला जाता है, तोते हिंद के नाम से, है ना। तबला वादक आपको तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। प्रसिद्ध नबाक लेबर नबाक नबाक लेबर नबाक लेबर त्योहार किस प्रदेश में, तो नबाक लेबर त्योहार आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। नबाक नबाक लेबर त्योहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव ये आपको मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है। चलिए उड़ीसा में एक और था नृत्य का, घुमुरा नृत्य उड़ीसा में। और एक है नबाक 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 लेकर लेबर लेबर नबाक लेबर त्योहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और इस प्रकार से 130 क्वेश्चन जो है 130 क्वेश्चन यह मार्च 2024 का क्वेश्चन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें याद कराने की आपको कोशिश किया गया है, ठीक है ना। एक बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार 2 बार जरूर देख लेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन न छूट पाए। क्योंकि आप तो जानते हैं प्रतियोगिता दर्पण कितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको छांट छांट का क्वेश्चन लाता है। और यह सार संग्रह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में मार्च के बाद अप्रैल मंथ का, ठीक है ना। शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शुक्रिया आपको।